Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the disorders of nervous system. और disorders of nervous system में dear students हम डिस्कस करेंगे पैरालिसिस को। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। So dear students, nervous disorders. Nervous disorder किसी भी ऐसे disorder को कहेंगे जो कि relate करेगा with the nervous system. हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर which is related to nervous system. और आमतौर पर स्टूडेंट्स ये जो सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपको मुकम्मल तौर पर मालूम हो चुका है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। टाइप्स ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स। So, two main types. The first type is vascular disorders, and the second major type is functional disorders. सो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम डिफाइन करते चलते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। सो वैस्कुलर डिसऑर्डर इज ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस, इट इज ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस in the blood supply to nervous system. आपको पता है हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाना है। सो इस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखा है जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर नर्वस सिस्टम की जो ब्लड सप्लाई है उसमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आ जाए, किसी भी तरह की इंटरप्शन आ जाए, सो इट लीड्स टू वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पैरालिसिस। इसको आगे चल के डिटेल में देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस भी करना है, पहले इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फंक्शनल डिसऑर्डर, इट इज due to any disturbance in the generation or transmission of nerve impulse. और डियर स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ कि इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स। अगर उस मैसेज को जो कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की तरफ जा रहा है,
अगर उसमें कोई किसी भी तरह की इंटरप्शन आएगी, यानी नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में, यानी वो उसके ट्रेवल करने में या जनरेशन में, उसके प्रोड्यूस होने में, सो इट लीड्स टू द फंक्शनल डिसऑर्डर्स। और इसमें हम एग्जांपल को स्टडी करेंगे एपिलेप्सी। सो इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसमें वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को, और वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में जो एग्जांपल हमारी बुक में कोट की गई है दैट इज पैरालिसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा पैरालिसिस का। इसको उर्दू में फालिज कहा जाता है, और इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी का कोई एक हिस्सा या पूरी बॉडी या कुछ हिस्से या एक साइड वो मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे, वो किसी भी तरह की कोई मूवमेंट शो ना करे। सो इस कंडीशन को कहा जाता है पैरालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। इट इज द कंप्लीट loss of functions of a group of muscles or a single muscle। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से इस बात को भी स्टडी करेंगे कि जो हमारे अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो किस तरह से पैदा की जाती हैं। सो उसमें जो मेजर रोल होता है वो हमारे मसल्स का होता है, और ख़ास तौर पर स्केलेटल मसल्स का होता है। अगर हम अपनी मूवमेंट की बात करें तो स्केलेटल मसल्स का। तो स्केलेटल मसल, अगर कोई सिंगल स्केलेटल मसल वो अपना सही तरह से फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, या अ ग्रुप ऑफ मसल्स वो भी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे, कोई फंक्शन परफॉर्म ना करे, सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज पैरालिसिस। अब इसकी कॉज की तरफ मूव करते हैं। दैट वाज इट्स डेफिनेशन, नाउ इट्स कॉज। डियर स्टूडेंट्स, कॉज को इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हम किसी भी डिजीज कंडीशन की कॉज को डिस्कस करते हैं। क्लियर? सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, चूंकि आप लोगों ने आगे चलकर इन टर्म्स से वास्ता पढ़ना है आप लोगों का, तो इसलिए साथ साथ आपको बता रहा हूं। सो द मेजर, द मोस्ट ऑफन कॉज, द मोस्ट ऑफन कॉज ऑफ पैरालिसिस is damage to central nervous system। Yes, my dear students, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर डैमेज हो जाए, आम तौर पर जितनी भी पैरालिसिस की कॉजेस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो पैरालिसिस की कॉज बनती है, जो वजह बनती है, दैट इज़ द डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जहाँ पर पहले भी मैंने बात की कि नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा जो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे नर्वस डिसऑर्डर्स के अंदर, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं कि ये जो डैमेज हो रहा है ये किस वजह से हो सकता है, तो इसको सीक्वेंस के साथ लेकर चलेंगे। सो द डैमेज to central nervous system may be due to हम इसको इस तरह से स्टडी करेंगे, may be due to नंबर 1 स्ट्रोक। डियर स्टूडेंट्स, आपने ग्रेड 9 के अंदर अपने लास्ट चैप्टर में स्ट्रोक पढ़ा था। तो स्ट्रोक बेसिकली इट इज द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर देयर इज रप्चर
रप्चर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स का फट जाना। वो आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्यों जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि हमारी जो नसें हैं वो क्यों फट जाती हैं? बिकॉज के उनके अंदर जो इलास्टिक टिश्यू है वो कम हो जाता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने गेस कर लिया होगा, दैट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। उसकी वजह से जब हार्डरिंग हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, खास तौर पर आर्टरीज के अंदर, तो जब ब्लड प्रेशर से आएगा और अच्छी खासी उसमें टेंशन क्रिएट होगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं, फट सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रोक जो कि हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द पैरालिसिस, वो किस जगह का होगा? देयर इज द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल जो इनको नर्व सप्लाई जा रही है वो रप्चर हो जाए, वो फट जाए, वो किसी तरह से बर्स्ट कर जाए, तो दैट इज द मेन कॉज, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच लीड्स टू पैरालिसिस। यस डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी सेकेंड कॉज की तरफ। सेकेंड कॉज पे जाने से पहले एक और चीज बताता चलूं कि जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को जा रही हैं डियर स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं? आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था, दे आर कॉल्ड एज सेरिब्रल आर्टरीज एंड वेन्स। सेरिब्रल आर्टरीज एंड वेन्स। इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड के ब्लड वेसल्स जा रही हैं, दे आर कॉल्ड स्पाइनल आर्टरीज एंड स्पाइनल वेन्स। तो इनके अंदर रप्चर होना, दैट इज कॉल्ड एज the stroke, which leads to the damage to the nervous system. So the major cause of the paralysis is, or the most often cause of paralysis is damage to nervous system or central nervous system। और उसमें जो most often causes में जो damage है उसमें जो main cause है that is stroke। The next major cause may be the toxins produced by the polio virus। Yes dear students, toxins। आपको अंदाज़ा है, चूँकि आप लोगों ने भी इसकी वैक्सीनेशन करवाई होगी बचपन में, और नहीं करवाई तो बाद में एडल्ट में एज में भी करवा सकते हैं। तो पोलियो एक ऐसा वायरस है जो कि हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं यानी कि हमारे जो लिम्ब्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। डिस्टर्स हमने पढ़ा था कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारे जो नर्वस सिस्टम है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं उसमें एक टाइप पढ़ी थी हमने मोटो न्यूरॉन्स, और दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी सेंसरी न्यूरॉन्स, और तीसरी टाइप हमने पढ़ी थी इंटर न्यूरॉन्स, जिसको हमने कहा था एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इन तीनों में से मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स, इन दोनों में एक चीज कॉमन थी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और वो कॉमन चीज क्या थी? दैट वाज माइलिन शीथ। दैट वाज माइलिन शीथ। एक लिपिड की लेयर थी जो कि सेक्रीट करते थे द शॉन सेल्स, द न्यूरोग्लियल सेल्स, और दैट वाज हेल्पिंग इन द फास्टर कंडक्शन और द जंपिंग फैशन ऑफ कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो ये माइलिन शीथ जो है ये इन टॉक्सिन्स की वजह से, जो पोलियो वायरस के जो टॉक्सिन्स होते हैं ये इसको माइलिन शीथ को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से माइलिन शीथ जो है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली द मैसेज, यहां पर मैसेज का मतलब है नर्व इंपल्स, is not transmitted
to the muscles or effectors, especially the muscles. तो जब उनको मैसेज ही नहीं जाएगा तो वो कभी भी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये दो मेजर कॉजेस। सो इसी वजह से चूँकि पूरी दुनिया में इस बीमारी ने तहलका मचाया हुआ था, इस पोलियो ने, और पूरी दुनिया में फिर जो इसकी एक मेन बॉडी है जो इसको कंट्रोल कर रही होती है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं WHO, उसने इसके अंडर आने वाले तमाम ममालिक से मिलकर ये एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाई गई पूरी दुनिया के अंदर ताकि इसकी इरेडिकेशन हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर आहिस्ता 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 पूरी दुनिया के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया, और फिर पिछले कुछ अरसे में ये अनाउंस भी कर दिया गया था, ये डिक्लेयर भी कर दिया गया था कि पोलियो इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, या इस तरह के जो आसपास जैसे बांग्लादेश, इनके अंदर स्टिल देयर आर द केसेस जो कि इसमें ऑब्जर्व हो रहे हैं पोलियो के। तो पोलियो में भी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि देयर इज़ अ पैरालिसिस। अब जो करीब करीब के जो उनसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उसमें तो मैसेज पहुंच जाता है नर्वस सिस्टम से, लेकिन जो लोअर पार्ट्स हैं, यानी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो हमारे पेरिफेरल रीजन्स हैं, जो हमारे लिब्स कहलाते हैं, वहाँ तक सही तरह से मैसेज नहीं डिलीवर हो पाता। क्यों? क्योंकि जो माइलिन शीट थी वो इन टॉक्सिन्स की वजह से ख़राब हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, जब वो माइलिन शीट ही ख़राब हो गई तो आपको याद है वो जो इस तरह से जंपिंग फैशन में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती थी फ्रॉम नोड टू नोड, यानी नोड ऑफ रेनवेयर टू नोड ऑफ रेनवेयर, जिसको हमने कहा था सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन जो है वो रुक जाएगी, तो मैसेजेस वहां पर सही तरह से नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से जो भी इफेक्टेड लेग होगी वो सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अल्टीमेटली उसके अंदर वो एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, मसल जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, उनका साइज कम होना शुरू हो जाएगा, और जो दूसरी टांग होती है जो कि नॉर्मल होती है वो सही तरह से ग्रो कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पर मैसेजेस पहुँच रहे हैं और वो इस्तेमाल भी हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। या फिर डियर स्टूडेंट्स एक और भी रीज़न हो सकती है, दैट इज द इन्फेक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो इस वजह से भी जो है वो पैरालिसिस हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पैरालिसिस के आगे इनकी कुछ टाइप्स के हवाले से। तो टाइप्स में जो पैरालिसिस हैं, इट कुड बी ऑफ 4 टाइप्स। हम जनरली हम यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, जनरल क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, एक है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया का मतलब है कि अगर पूरी बॉडी में से कोई एक लिम्ब, यानी कि 1 आर्म और 1 लेग, इट बिकम्स पैरालाइज्ड। अगर ये पैरालाइज हो जाए, ये काम करना छोड़ दे, तो ऐसी कंडीशन को या इस टाइप के पैरालिसिस को कहते हैं मोनोप्लेजिया। प्लेजिया ये पैरालिसिस के लिए हम इसको प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। इसी तरह से एक और इसकी टाइप, if the complete one side of the body is not working, वो पैरालाइज हो चुकी है, one side। अब उस एक साइड का मतलब है कि इस साइड पे जो मेरी लेफ्ट साइड है, अगर इसमें मेरे पूरा अपर लिम्ब, मतलब कि मेरे बाजू, आर्म्स, 4 आर्म्स, हैंड, और इसी तरह से जो लोअर लिम्ब यानी कि मेरी टांगें, ये अगर पैरालाइज हो जाएं, सो दिस काइंड ऑफ पैरालिसिस इज कॉल्ड एज हेमीप्लेजिया। हेमी मीन्स हाफ, यानी वन साइड ऑफ द बॉडी। इफ वन साइड ऑफ बॉडी इज पैरालाइज्ड, so that very condition is called as hemiplegia।
या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो सिर्फ नीचे वाली हमारा जो थर्ड है यानी कि लोअर लिप्स वो काम करना छोड़ देती हैं। दैट इज कॉल्ड एज पैराप्लेजिया। इट इज द पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। और लिम्स माय डियर स्टूडेंट्स हम पहले भी बात कर चुके हैं, लिम्स हमारे या तो इन बाजुओं को कहा जाता है या हमारी टांगों को कहा जाता है। ये अपर लिम्ब और जो हमारी टांगे हैं वो लोअर लिम्स कहलाती हैं। सो इफ द लोअर लिम्स दे बिकम पैरालाइज, दोनों ही पैरालाइज हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन को या इस तरह के पैरालिसिस को कहते हैं पैराप्लेजिया। एंड समटाइम्स all the four limbs become paralyzed. All the four limbs are paralyzed. So इस तरह की जो पैरालिसिस होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रिप्लेजिया। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड का मतलब होता है फोर, यानी कि दोनों ऊपर वाले भी और दोनों नीचे वाला भी। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह से पैरालिसिस हो जाए तो उसे क्वाड्रिप्लेजिया कहेंगे। और समटाइम्स एक और कंडीशन भी डेवलप हो सकती है जिसे हम कहते हैं पैरेसिस। पैरेसिस का मतलब है कि पार्शियल पैरालिसिस। इट इज पार्शियल पैरालिसिस मीन्स के जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो मसल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर मफलूज नहीं होते, उनमें वीकनेस आ जाती है। ठीक है, सो द वीकनेस ऑफ मसल्स ऑफ होल बॉडी, तो इसमें फंक्शन तो परफॉर्म होगा लेकिन सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज पैरेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक के अंदर ये चारों पांचों चीज़ें मेंशन्ड है, लेकिन इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मेंशन नहीं है। दैट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप इसको याद रख सकते हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन द मेडिकल प्रोफेशन। तो आपको मेडिकल प्रोफेशन में रहना है, तो इन चीज़ों की टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। ये एक आर्म का या एक लेग का, एक पूरी साइड का, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, या फिर चारों एक्सट्रीमिटीज़ का, यानी कि अपर लिम्ब एंड एज वेल एज लोअर लिम्ब, या फिर पार्शियल पैरालिसिस यानी कि वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द होल बॉडी। तो ये सारी टर्म्स इस तरह से मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर आके जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो हमारे बुक में मेंशन नहीं थी, तो वो आप इसमें इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। सो होपफुली आपको पैरालिसिस जो है वो समझ आ गया है। ये इसमें इसकी टाइप्स, पैरालिसिस की टाइप्स, इसकी कॉज, और इसमें स्ट्रोक, पैरेसिस, और डियर स्टूडेंट्स एंड पे बताता चलूँ इसके ट्रीटमेंट के एतबार से। तो ट्रीटमेंट के एतबार से ये डिपेंड करेगा कि कौन सी टाइप का पैरालिसिस है। आमतौर पर जो पैरालिसिस है उनमें जो सबसे, चाहे वो किसी भी तरह का वो किसी भी टाइप का हो, तो उसमें जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है पैरालिसिस की कंडीशन में। और साथ में फिर सपोर्टिव कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं, ये नर्व्स को रिपेयर करने में मदद देती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि पैरालिसिस जो है वो किन किन वजूहात की बना पर हो सकता है, और इससे किस तरह से हमारी बॉडी के जो उनसे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो हरकत में नहीं आ सकते, तो उनकी जो टोटल लॉस हो सकता है उनके फंक्शन के एतबार से। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।